नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें जो बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो काफी सारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं आपके लिए पिक करके, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं, सीखते हैं किस तरीके से हमें इवैल्यूएट करना है किसी भी खबर को, और जहाँ पे हम बायस को रिमूव कर पाएँ और देख पाएँ कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर, हमारे पॉकेट्स पर या हमारी इकोनॉमी पर। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके इनकम, आपके खर्चे, ये सारी चीजें जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, इन चीजों को जो इम्पैक्ट करती है उसको हम यहाँ जरूर डिस्कस करेंगे हर रोज। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप रोज ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। अब आज ना करके भी मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पिक कर लिए हैं, क्योंकि आज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं, फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, मार्केट, स्टॉक मार्केट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे चलूंगा, एक एक पॉइंट नहीं कवर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबसे पहले मैं कवर करूंगा। एंड काफी सारे आर्टिकल्स हैं आज, तो आप शुरू करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। जियो पॉलिटिक्स, मार्केट वॉलिटिलिटी पोस्ट ग्रोथ रिस्क, सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री। टाइटल में लिखा है कि जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिकल जो पॉलिसी, आजकल जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप रशिया यूक्रेन में देखें, चाहे यूरोप में देखें, चाहे अमेरिका को देखें, इसकी वजह से, ठीक है। और मार्केट वॉलिटिलिटी, जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता है मार्केट वॉलिटिलिटी। इसके वजह से हमारी ग्रोथ जो है, इसको काफी रिस्क है। दो फैक्टर्स बताए गए हैं, किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज, जो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड टेरिफ्स की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में जो वॉलिटिलिटी है, कमोडिटीज मतलब कच्चा तेल, सोना, सिल्वर, मेटल्स, ये सारे जो है ये कमोडिटी में आते हैं। इनके दाम में भी ऊपर नीचे हम लोग वॉलिटिलिटी देख रहे हैं। और फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल है। इसकी वजह से काफी रिस्क फेस करता है इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कमिंग ईयर में। ये वार्निंग दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। जो ग्लोबल ट्रेड है ये अफेक्टेड है, क्योंकि पॉलिसी को लेके काफी अनसर्टेनिटीज है। पता नहीं किस पर कितना कब टैक्स लग जाए यूएस के द्वारा, और कौन कितना रिटालिएट कर दे, और उसके बाद यूएस क्या करे, कुछ नहीं पता आगे, राइट। तो इसके वजह से काफी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी ग्रोथ को। यहाँ पे रॉबस्ट सर्विसेज ट्रेड सरप्लस जो है वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, ग्रो कर रहा है काफी, और यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे एस्केलेटिंग टेरिफ वॉर है, मतलब बढ़ता हुआ टेरिफ वॉर हो सकता है कंट्रीज के बीच में, कि कंट्रीज एक दूसरे पे टेरिफ्स लगाने लग जाए, रेसिप्रोकल टेरिफ्स लगाने लग जाए, जिसकी वजह से काफी नुकसान पहुंच सकता है भारत को और पूरी दुनिया भर के ग्रोथ को, ठीक है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इकोनॉमी में और रेजिलियंस पे बैंक करना चाहता है, इंडियन इकोनॉमी पे, स्टडी ग्रोथ आउटलुक पे, तो ये ओवर पावर करेगा रिस्क को टू द ग्रोथ आउटलुक कंसिडरेबली, इनका ये कहना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक है, मतलब खाने वाने के जो सामान है हमारे, जितने भी आगे इनके दाम कम ही रहने वाले हैं इस साल, ज्यादा रेट नहीं बढ़ने वाले हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है इकोनॉमी की वो 5.6% थी सेकंड क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद अगला जो आया रिजल्ट डेटा आया उसमें 6.2% थी, और आगे भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो कमोडिटी प्राइसेस जो है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट हमें लगता है ये भी स्टेबल हो जाने चाहिए एक बार टैरिफ पॉलिसीज जो है ये क्लियर हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो सबसे पहली खबर हमने पढ़ी ऐसी चीज पे जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को और हमारे देश की ग्रोथ को काफी इफेक्ट कर सकता है अगले एक साल में। स्पेसिफिकली यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, एक साल में हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या टैरिफ्स होने वाले हैं। आईपीओ पाइपलाइन रन्स ड्राई इन मार्च, अ फर्स्ट इन नियरली 2 years। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को शेयर बाजार में लिस्ट करती है, तो इसे हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अगर आप पिछले 2-3 साल का डेटा देखोगे ना, तो मार्च में जम करके आईपीओ हमें देखने को मिले थे, मार्च अप्रैल, आपको भी महीना ले लो। लेकिन इस बार सबसे ठंडा रहा है, सबसे सूखा रहा है आईपीओ को लेकर ये महीना। और इसका एक सिंपल रीजन है, देखो आपको भी पता है कि निफ्टी जो पहले 26,000 तक चली गई थी, राइट, लगातार बढ़ रही थी, बुल रन में थी, बिल्कुल 26,000 तक चली गई थी। अब ये नीचे आ गई है वहां से, तो जो नीचे आई है करेक्शन 21,900 तक का हमें देखने को मिला, और अब जो है यहाँ पे काफी रिकवरी आ चुकी है। तो हम ये नहीं कह सकते अब मार्केट खराब है, अभी मेरे वीडियो बनाते वक्त ये 23,600 चल रहा है, तो काफी बढ़िया रिकवरी है ऑफ कोर्स। एंड हमें लग रहा है 24,000 भी जा सकता है, यू नेवर नो। बट आईपीओज के मामले में इस टाइम पे मार्केट काफी ठंडा है। कंपनीज आईपीओ लाने से इस टाइम पे डर रही है। मैं कई सारी ऐसी कंपनीज जानता हूं जिनके आईपीओ पेंडिंग थे, लेकिन उन्होंने आईपीओ को पोस्टपोन कर दिया। तो पहले 3 महीने 2025 में सिर्फ 9 आईपीओ आए हैं, जबकि पिछले साल स्टार्टिंग के 3 महीने में 22 आईपीओ आए थे। तो यहाँ से 2-2.5 गुना ज्यादा आईपीओ थे पिछले साल। यहाँ पे काफी डिफरेंस आ गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी लगातार, क्योंकि सेलर्स रहे, तो कहीं ना कहीं चिंता है हमारे जो कंपनीज है कि आईपीओ लाना सही है या नहीं है, इस बार ये देखना होगा।
बात करता हूँ अगले आर्टिकल की, ये है $4 बिलियन। मतलब आप देख सकते हैं कि करीब-करीब कितना मैं कहूँगा 36,000 करोड़, राइट? तो यहाँ पे सॉरी 33-34 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है किसको? एल-एन-टी को। और ये एल-एन-टी इसने सबसे बड़ा अभी तक का प्रोजेक्ट लिया है कहाँ से? कतर से। तो आप एक पैटर्न देखो, एल-एन-टी, लार्सन एंड टुब्रो जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में से एक है, लगातार इनको जो बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अब इंडिया नहीं, ये इंटरनेशनल हो चुकी है। इनके सारे प्रोजेक्ट्स इनको इंटरनेशनल मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया में एक लायन सिटी बन रही है, आपको पता है? उसके प्रोजेक्ट्स एल-एन-टी ने उठाए हैं। एल-एन-टी आईएसआरओ से भी प्रोजेक्ट्स ले लेता है। एल-एन-टी डिफेंस में भी काम कर रहा है। वेपन्स भी बनाने की काम कर रहा है ये। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी है। सऊदी अरेबिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहा है। कतर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया में सारे बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है ये कंस्ट्रक्शंस के। तो इंजीनियरिंग कांग्लोमरेट है ये, ठीक है? लार्सन एंड टुब्रो इंडियन कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है और इन्होंने अनाउंस किया कि सबसे बड़ा ऑर्डर इन्होंने अभी तक का जीता है $4 बिलियन का एंड ये इन्हें मिला है कतर से। और यहाँ पे एक अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्थ फील्ड प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी ऑफशोर कंप्रेशन प्रोजेक्ट। काफी लंबा नाम है, एनएफपीएस सीओएमपी 4। ये सबसे बड़ा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जो आज तक एल को मिला है। एंड अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो 15,000 करोड़ से ऊपर के होते हैं। तो ये कतर एनर्जी एलएनजी अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे बड़ा एक लैंडमार्क अचीवमेंट है एल के लिए। एंड स्कोप ऑफ वर्क में काम क्या रहेगा एल का? इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग करनी होगी 2 ऑफशोर कंप्रेशन कॉम्प्लेक्सेस की, जिसके बारे में मुझे नहीं पता टेक्निकली ये क्या है, बट वी नो कि ये एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। एंड आई थिंक कतर में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एनर्जी से रिलेटेड होता है, क्योंकि कतर की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से एनर्जी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती है। वो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा और भी मैं कहूँगा एनर्जी प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज़ है में से एक है, आई थिंक और सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, सबसे बड़ी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी भी कहा जाता है इसे। इन्होंने 2 पैकेजेस इनसे भी अभी कुछ ही दिन पहले लिए हैं, जिसकी कंबाइंड वैल्यू $3.9 बिलियन है। उस टाइम का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। एंड सऊदी अरेबिया से और लायन सिटी को के लिए भी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हैं। तो इंटरनेशनली मिडल ईस्ट से एल-एन-टी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अब ले रहा है। यूएस इंपोज कर सकता है कॉपर इंपोर्ट टैरिफ्स कुछ ही हफ्तों में, मतलब कॉपर पे नए इंपोर्ट टैरिफ्स लग सकते हैं यूएस द्वारा। यूएस टैरिफ्स लग सकता है कहाँ? कॉपर पर कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। तो ये डेडलाइन आ चुकी है डिसीजन की, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। और डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे एक इन्होंने अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन ओपन करो पोटेंशियल कॉपर टैरिफ्स पे और 270 दिन के अंदर मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे रेगुलरली इन्होंने कहा है कि ये इम्पोज करना चाहते हैं टैरिफ्स, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है इस चीज के लिए। इन्होंने धमकी दी है 25% टैरिफ की कॉपर इंपोर्ट्स पे। जो भी बाहर से यूएस में कॉपर इंपोर्ट करेगा उसे 25% टैक्स देना होगा। तो कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आप देख लो। उसके अलावा मतलब ये पाइप से लेके इलेक्ट्रिक केबल से लेके हर जगह में यूज होता है। तो न्यूयॉर्क का जो मार्केट है, कॉमेक्स मार्केट, यहाँ पे 3.1% बढ़ गया था कॉपर एक दिन में। तो कॉपर एक दिन में 3.1% बढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेगा यूएस मार्केट में कॉपर महंगा होगा, क्योंकि यूएस में कॉपर की सप्लाई जो बाहर से आती थी वो अचानक से कट जाएगी, और तुरंत जो लोकल सप्लाई है तो वो तो बढ़ेगी नहीं। तो इससे कॉपर के दाम यूएस में स्पेसिफिकली बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या इंटरनेशनली बढ़ेंगे? नहीं। अब ये देखो, ये एक ये जगह है जिसका नाम है यूएस, ठीक है? और ये है पूरी दुनिया। ये पूरी दुनिया आप ऐसे समझो। अब यहाँ पे पूरी दुनिया से कॉपर आ रहा था कहाँ पे? यूएस में। तो लेट्स से मैं कह रहा हूँ इतना शेयर यूएस में कॉपर का ग्लोबल था, और बाकी ये यूएस खुद बना रहा था, जो व्हाइट वाला पार्ट है। तो ये इंपोर्टेड पार्ट था। अब ये इंपोर्टेड पार्ट अचानक से गायब हो गया, ठीक है? ये पार्ट आपने गायब कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा? ये स्पेस अब खाली है पूरा, ये स्पेस भी खाली है। तो ये जो कंपनीज़ इतना बना रही थी यूएस के लिए, अब उन्हें इतना प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा, गैप हो गया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉपर बचेगा, इसे कहाँ एडजस्ट करना होगा? ये आ जाएगा यहाँ पे ग्लोबल। तो ग्लोबली आप देखोगे तो ये अब सप्लाई क्या हो गई? हमारी सप्लाई ग्लोबली इंक्रीज़ हो गई कॉपर की। लेकिन यूएस में इसकी सप्लाई क्या हो गई? घट गई। तो यूएस में इसके दाम बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, और इंटरनेशनल कॉपर प्राइसेस हमें और घटते हुए नज़र आ सकते हैं। ये हमें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, अगर इस तरीके के टैरिफ्स अप्लाई होते हैं अचानक से। बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की। आईएमएफ गिव्स इनिशियल नोट टू $2 बिलियन लोन्स फॉर पाकिस्तान। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काफी फंड्स देता है, मदद करता है अलग अलग देशों की, और इन्होंने प्रोवाइड किया है $2.3 बिलियन का फंड। किसको? लोन दिया है पाकिस्तान को। दो सेपरेट लोन्स है ये। एंड यहाँ पे
एक शो ऑफ कॉन्फिडेंस है आईएमएफ द्वारा कि चलो ठीक है, हमें लगता है कि आपकी जो फ्रेजाइल, कमज़ोर अभी और बहुत ही वल्नरेबल साउथ एशियन इकोनॉमी है ये पाकिस्तान, ये हो सकता है ये रीबिल्ड कर पाए अपने आप को, उन्हें होप है। तो नेशन अभी $1 बिलियन रिसीव करने वाला है एज़ अ सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ टोटल $7 बिलियन लोन पैकेज, और इन्होंने सिक्योर किया लास्ट ईयर आफ्टर अप्रूवल बाय आईएमएफ्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इन एडिशन पाकिस्तान को नए अरेंजमेंट्स भी मिले हैं अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, आरएसएफ बोलते हैं, जहाँ पे इन्हें $1.3 बिलियन का भी अलग से ग्रांट मिला है, लोन मिला है। तो यहाँ पे यूरो की काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ की इकोनॉमी में, करेंसी काफ़ी वीक हो चुकी है, एंड अगर आप देखोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम है, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी हमारे दोनों नेबर्स में। अगर श्रीलंका भी देखोगे, श्रीलंका में भी आईएमएफ से उन्होंने मदद ली और काफ़ी हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट भी चेंज होते हुए नज़र आई। इसके अलावा सेम इश्यू हमें पाकिस्तान में देखने को मिला, बट बहुत बड़े स्केल पे। हाइपर इन्फ्लेशन, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ महँगी हुई है। आईएमएफ ने भी वहाँ पे चीज़ों के इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के रेट्स जो थे सब्सिडाइज़ थे, उसपे और रेट्स बढ़ाने को कहा, और ये सब कंडीशंस रखी, तब जाके पाकिस्तान को ये पैसे मिले। तो काफ़ी कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं, पैसे फ्री में नहीं मिलते आपको। इंटरेस्ट तो आप देते ही हो, लेकिन उसके साथ और कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको माननी पड़ती है। चाइना फ्लड्स वर्ल्ड विथ एआई मॉडल्स आफ्टर डीप सीक। अब चाइना एक चीज के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, क्या? कोई भी सामान है, ठीक है, अगर डिमांड है उसकी, तो चाइना बाढ़ ला देता है पूरे मार्केट में, फ्लड कर देता है पूरे मार्केट को, राइट? हम लोग काफी ये वर्ड चाइना के साथ यूज करते हैं, जब चाइना हैज चाइनीज गुड्स हैव फ्लडेड द मार्केट। अब इन्होंने यही सेम चीज की है एआई मॉडल्स के साथ। डीप सीक जब सक्सेसफुल हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? ऑफ कोर्स हमें पता चला कि आपको एआई पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कम खर्च करके भी, जैसा चाइनीज ने किया है, आप लैंग्वेज मॉडल्स बना सकते हो। तो डीप सीक जैसे ही आया, उसके बाद आप देखोगे तो काफी सारे जो चाइना के टेक लीडर्स हैं, उन्होंने मार्केट को फ्लड कर दिया है रैपिड सक्सेशन से ऑफ लो कॉस्ट एआई सर्विसेज बना दिया है। ये अंडरकट कर रहे हैं प्रीमियम ऑफरिंग्स को फ्रॉम द लाइक्स ऑफ ओपन एआई, अल्फाबेट, जो अल्फाबेट का गूगल है, एंड इसके अलावा चाइनीज फर्म्स जो है, इन्होंने करीब-करीब 10 से ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट अपडेट्स भी दे दिए हैं, ठीक है? और ये तो सिर्फ बड़े नाम हैं, इसके अलावा छोटे-छोटे भी बहुत सारे हैं। बायडू ने अनफोल्ड किया है अर्नी एक्स1, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है डीपसीक आर1 से। तो डीपसीक तो काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा, इसके अलावा चाइनीज़ एआईज़ और भी बहुत आ गए हैं। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग जो है, इन्होंने अपने एआई एजेंट्स बना दिए हैं, रीजनिंग मॉडल अपग्रेड दिए हैं। सिर्फ पास्ट कुछ 1-2 हफ्तों की मैं बात कर रहा हूँ। टेंसेंट की बात करते हैं। टेंसेंट होल्डिंग्स ने एआई ब्लूप्रिंट निकाला है आर1 के अगेंस्ट, एंड ग्रुप ने नए यहाँ पे मॉडल्स निकाले हैं, डीपसीक ने अपग्रेड कर लिया अपना मॉडल। तो कहीं न कहीं चाइनीज़ जो एआईज़ हैं, वो फ्लड कर रहे हैं मार्केट को पूरी दुनिया में, और इतने लो कॉस्ट होंगे कि बिज़नेसेस को फोर्सिबली ये यूज़ करना पड़ेगा, जब तक कि इनके अगेंस्ट रेगुलेशन नहीं आ जाता कि चलो आप ये यूज़ नहीं करोगे, इनको बैन नहीं कर दिया जाता। इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप कोई और एआई यूज़ करो। भले इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो, लेकिन कॉस्ट का डिफरेंस अगर 10 गुना है ना, तो अगर कोई चीज़ हाफ गुड भी है, तो मैं परचेज़ करूँगा, अगर 10 गुना प्राइस का डिफरेंस है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ऐसी कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, मिडल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं। जैसे अफ्रीका को देख लो, हमारा इंडिया देख लो, साउथ एशिया देख लो पूरा। यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर पाएँगे इतने महँगे-महँगे एआई मॉडल्स? तो चाइना यहाँ पे एक अल्टरनेटिव हमें देगा। JP Morgan adds spark to NTPC and Power Grid stocks. NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है? थर्मल पावर आपको पता है क्या होता है, राइट? तो बिजली बनाने वाली कंपनीज है ये, पावर कंपनीज है, पावर ग्रिड भी। और पावर कंपनीज को जेपी मॉर्गन, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है ये, और एनालिसिस भी देता है ये, ऑफ कोर्स ब्रोकर भी है। तो इन्होंने ऐसा एक एनालिसिस दिया इनके ब्रोकर ने, जिसकी वजह से ये दोनों स्टॉक्स में काफी जान आ गई है। तो क्या है हम जानते हैं। वैसे मैं एक ओवरव्यू दे दूं आपको कि पावर जो कंपनीज बनाती है, वो इस टाइम पे वैसे भी काफी खुश है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का खुद कहना है कि इस बार रिकॉर्ड गर्मी रहने वाली है। पावर डिमांड हम लोग जो है, इंडिया का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। गर्मियों में पावर डिमांड का इतना कंजप्शन होने वाला है पावर का, चाहे एसी से हो या फिर चाहे रेफ्रिजरेटर हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे एनटीपीसी ओवरवेट हो गया है, मतलब पॉजिटिव हो गया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट हो गया है एनटीपीसी पर और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर, और कहा है कि पावर डिमांड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया में नया पावर डिमांड का रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, और पावर कंपनीज यही है जो हमारी बड़ी कंपनीज है, और इन पे काफी मतलब काफ़ी बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ रहने वाली हैं कि ये एक्सपैंड कर पाएँ अपने सप्लाई को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और बूस्ट कर पाएँ, रेवेन्यू बूस्ट कर पाएँ, उनके पास पूरी प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी है। इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखा है टाटा पावर पे, टोरेंट पावर पे, और अंडरवेट रखा है किस पे? जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। तो सारी पावर कंपनीज़ पे इतना बुलिश नहीं है ये, लेकिन पावर ग्रिड और एनटीपीसी पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इनका ये कहना है। तो डिमांड सप्लाई एडवांटेज रहने वाला है इनके पास, इनका ये कहना है, और यहाँ पे
काफ़ी बढ़िया अगर आप देखोगे तो होप है कि ये कंपनीज़ आउट परफ़ॉर्म करेंगी अपने पुराने रिज़ल्ट्स को। तो स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इनका तो बहुत ही ब्रूटल डेकेड रहा है, बहुत ही खराब डेकेड रहा है 2010 के इश्यू में जहाँ पे बैंक्रप्सीज़ हुई काफ़ी सारे, राइट? लेकिन पावर जो है वो एक टफ सेक्टर है। मल्टीपल चैलेंजेज़ रहे हैं हमेशा, जैसे फाइनेंशियल हेल्थ वीक रहा है इनका, लोन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं इनके ऊपर अगर आप लोन्स देखोगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ पे स्पेसिफिकली चोरियाँ बहुत होती रही है इंडिया में, आप देखते हो पावर की, राइट? प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है जो हमेशा से कम रहा। अब काफ़ी देखने को मिलता है ऑल्दो हमें। तो पोस्ट पैंडेमिक पैंडेमिक के बाद से स्टॉक्स जो है काफ़ी शार्पली बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे बढ़े हैं एंड वैल्यूएशंस भी जो है, करेक्शन अभी आई है, निफ्टी नीचे आया है तो काफ़ी बढ़िया हो गई है। ये कहना है किसका? जेपी मॉर्गन का। तो ये सुनने के बाद आप आँख बंद करके शेयर्स वगैरह मत परचेज़ करने लग जाना। आप रिसर्च करना या फिर अपने रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट करना। बट ये चीज़ें आप दिमाग में ज़रूर रखना, क्योंकि सोचने का जो तरीका है, आप सीखोगे कि आपको किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचना है। तो जो पीक डिमांड है नॉन सोलर आवर्स में बढ़ रहा है। जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज़ है वो कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं कर पाती ऐसे टाइम पे, उसका एक रीज़न है कि कोल जो डिमांड है ना, कोल से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है, हम तुरंत बढ़ा सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल में ये आसान नहीं है आउटपुट को बढ़ाना या गिराना। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है जिसकी वजह से इंडिया अभी भी 79% 79% जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, वो आता है हमारा इसलिए कोल से। और जबकि हमारा रिन्यूएबल कैपेसिटी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये आर्टिकल है हमारे तेजस के बारे में। आप जानते हो हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, राइट? तो फर्स्ट इंजन इंडिया के न्यू इंडिजिनस फाइटर जेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये है एमके 1A। ये डिलीवर कर दिया गया है पहला इंजन, और ये इंजन हम कहाँ से खरीद रहे हैं? अब मैं बता दूँ कि जो तेजस है इसके इंजन हम खुद नहीं बनाते हैं। इसके इंजन हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदते हैं। अमेरिकन कंपनी है ये, जीई एरोस्पेस, और इन्होंने पहले 99 हमें F404 IN-20 इंजन्स दिए हैं। किसको दिए हैं ये? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल को। एंड अ टोटल ऑफ 12 इंजन जो है वो इस साल भेजे जाएंगे। तो जो एलसीए एमके 1A है, एयरफोर्स को हमें देना है ये। और एयरफोर्स की चीफ ने भी बात भी कही थी कि किस तरीके से एचएएल काफी डिले कर रहा है, राइट? काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसके बाद। बट यहाँ पे आप देखो कि 1 साल से ये ऑलरेडी डिले चल रहा है और एयरफोर्स को काफ़ी ज़रूरत है एयरक्राफ्ट्स की। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सारे इक्विपमेंट्स, पार्ट्स खुद नहीं बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब तक इंजन नहीं आएगा यूएस से, तब तक क्या लगाएँगे हम उसमें, राइट? और हमारे पास अपना इंजन है नहीं, इंजन बनाना इज़ नॉट वेरी ईज़ी। काफ़ी रिसर्च चाहिए होती है, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जनरल इलेक्ट्रिक ने एक्नॉलेज किया कि हमसे थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन रीज़न ये है कि ये इंजन इन्होंने 2016 में बनाना बंद कर दिया था, जो इंजन हमें चाहिए था। तो हमारे लिए इन्हें फिर से पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू करना पड़ा, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा, और इनका कहना है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क रहा है। तो कंपनी ने ऐड किया कि जो डिलीवरी है फर्स्ट इंजन की इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, और यहाँ पे काफ़ी आगे जो सप्लाई है वो स्मूथली चलती रहेगी, इनका ये कहना है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से अपने इंजन्स बनाएँ, लेकिन तब तक के लिए हमारे जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स हैं, उसमें हमें यूएस के ही इंजन्स यूज़ करने होंगे। तो इंडिया करंटली नेगोशिएट कर रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, कि हम टेक्नोलॉजी ले पाएँ इस इंजन का और लोकल प्रोडक्शन कर पाएँ F414 इंजन्स का, जो रिक्वायर्ड है फॉर अपकमिंग एलसीए एमके 2 फाइटर जेट्स, जो नेक्स्ट जनरेशन एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अभी क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं कितने, 6,900 करोड़ के इंडिजिनस 150 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का और हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल्स का। तो यूजुअली ये यूज़ करती है हमारी इन्फेंट्री, और ये कैबिनेट कमिटी द्वारा अभी क्लियर की गई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ मुझे लगता है ऑर्डर्स जो है ये दिए जाएँगे डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएँगे, क्योंकि ये हम ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स मनाना चाहते हैं 2025 को। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, लीडिंग द ईवी पैक, इट्स द बिग बीवाईडी वुल्फ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीवाईडी बिल्ड योर ड्रीम्स, जो चाइनीज कंपनी है, और इस चाइनीज कंपनी ने सबकी हालत खराब कर दी। अगर मैं आपको सही बताऊं तो इस टाइम पे जो कंपटीशन ये दे रहा है बाकी कंट्रीज को, बाकी कंपनीज को, सारी कंपनीज अपने कंट्री के पास जा रही है और बोल रही है कि भैया हमें इससे बचाओ। आपको ही बचाना होगा, चाहे इस पे टैरिफ लगाओ 100% या कुछ भी करो, नहीं तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है बिल्ड योर ड्रीम्स बीवाईडी, और एक ब्रूटल प्राइस वॉर शुरू कर दिया है इन्होंने कि कौन कितने कम दाम पे कितनी बढ़िया गाड़ी बेच सकता है। चलो चैलेंज, ठीक है? और ये सेकंड लार्जेस्ट सेलर बन गया है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार मार्केट में, ठीक है? एंड मंडे को इन्होंने रिपोर्ट किया है 107 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू 2024 का, 100 बिलियन डॉलर का भी इन्होंने बैरियर क्रॉस कर दिया है।
वोक्सवैगन को पीछे छोड़ दिया है। चाइना का ये टॉप कार मेकर है बाय सेल्स और कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है ओवरसीज़ मार्केट में भी। बीवाईडी एज़ नोन एज़ नॉट टेस्ला, ठीक है? ये कंसिडर कर रहा है जर्मनी को, जहाँ पे थर्ड प्लांट बनाएगा यूरोप में और क्योंकि ऑफ कोर्स ओवरसीज शिपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए और 10% जो इनकी सेल्स है वो अब एक्सपोर्ट से आ रही है, तो कंपनी प्लान कर रहा है कि ओवरसीज सेल्स को डबल कर देगा। मतलब ये कार अपने एक्सपोर्ट को डबल करने वाला है इस साल। तो बीवाईडी ने पोस्ट किया है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29% एंड 34%। $100 बिलियन कमाने वाली कंपनी, रेवेन्यू करने वाली कंपनी अभी भी 30% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है और रेवेन्यू परसेंट 34% का दे रही है। अगर रिलायंस ने इतना बड़ा 34% का ग्रोथ दे दिया ना, रेवेन्यू का प्रॉफिट ग्रोथ 30% का, तो शायद मार्केट हमारा पागल ही हो जाएँगे हमारे यहाँ सब लोग। पता नहीं मार्केट कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा है। लेकिन ये इतना बड़ा होने के बावजूद इस स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत फेवरेबल है ये टू टेस्लास परफॉर्मेंस होम मार्केट में भी और यूरोप में भी। बीवाईडी ने आउटसेल किया है अमेरिकन ईवी मार्केट मेकर को लास्ट ईयर। ऑल्दो ये कनाडा में अपने कार्स नहीं बेचता है या फिर यूएस में भी बीवाईडी अपने कार्स नहीं बेचता है, ठीक है? जहाँ पे 100% टैरिफ्स है चाइनीज़ ईवी मेड ईवीज़ पर, लेकिन जो ग्रोथ है वो इमीडिएट रिस्क है और इज नॉट एट इमीडिएट रिस्क ऑफ स्लैकिंग। बीवाईडी जो है इसने अनवील किया है बैटरी चार्जिंग सिस्टम जो ईवी को 5 मिनट में चार्ज कर सकता है पूरा। 5 मिनट ही आपको कार पेट्रोल पंप पे भी टंकी फुल करने में लगता होगा और ये नेटवर्क जो है बनाना चाहता है ऐसे सुपर चार्जर्स के अक्रॉस चाइना। तो एक की ब्रेक थ्रू हो सकता है यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए टू कंज्यूमर रेजिस्टेंस एंड एक्सपैंडिंग द ईवी मार्केट। बीवाईडी ये भी चाहता है कि वो ड्राइवरलेस कार टेक ऑफर करे अपने एंटायर पोर्टफोलियो में एट नो एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये एक अनबीटेबल वैल्यू प्रोपोज़िशन है, जितनी चीज़ें ये दे रहा है मतलब पॉसिबल ही नहीं है कोई कंपनी अभी क्लोज भी नहीं है इसके मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और जिस कॉस्ट पे दे रहा है, आप ये कॉस्ट देखो इसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेस्ला ने टाई अप किया है चाइनीज़ टेक कंपनीज़ के साथ कि वो भी सेल्फ ड्राइविंग कार के अपने वर्जन्स निकाले और दें, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सॉल्यूशंस ये ऑफर करता है, ये डेवलप कर रहा है यूएस में, उसके अगेंस्ट उसे जाना पड़ रहा है उसके लिए। तो चाइनीज़ पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है बीवाईडी के एसेट को टू द टॉप ऑफ हीप। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन्हें काफ़ी सब्सिडीज़ दी है, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, अडॉप्शन ऑफ सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी बूस्ट दिया है लोगों को एंड यहाँ पे इसकी वजह से कंपनी इतना ज़्यादा कॉस्ट को कट कर पाई और इतने सस्ते दाम पर अपने कार्स को प्रोड्यूस कर पाई है। तो विदाउट चाइनीज़ गवर्नमेंट की मदद के ये चीज़ें तो बीवाईडी नहीं कर पाती। अगले आर्टिकल की बात करता हूँ, यह है ऑयल प्राइसेस राइज ऑन यूएस क्रूड फ्यूल स्टॉक ड्रॉ। यहाँ पे ऑयल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ऑयल प्राइसेस मतलब कच्चे तेल के दाम अचानक से बढ़े हैं और काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हो जाता है कि दाम कच्चे तेल के डेली बढ़ते हैं, डेली घटते हैं। तो मैं बताता हूँ, इससे आपको एक परसेप्शन मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का डेटा है, यूएस गवर्नमेंट का, और ये डेटा था किस बारे में कि हमारे पास कितना कच्चे तेल का स्टॉक है, क्रूड ऑयल का स्टॉक कितना है, ठीक है? तो ये समझो कंटेनर है जिसमें यूएस अपना पूरा स्टॉक रखता है किसका? क्रूड ऑयल का फॉर एग्जांपल। तो जो क्रूड ऑयल का स्टॉक रखा है इन्होंने, अब सवाल ये है कि भाई कितना स्टॉक रखा है इन्होंने, कितना है? तो लेट्स से स्टॉक आता है फुल, काफ़ी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो ऑयल के दाम ना आपको इसके बाद हमेशा दिखेंगे नीचे जाते हुए। ऑयल के प्राइस नीचे चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि अब हम ऑयल कम प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक भरा हुआ है। लेकिन अगर स्टॉक ऐसा है कि स्टॉक काफ़ी कम है, लेट्स से स्टॉक आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ 30% ही स्टॉक है ओवरऑल, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं। क्यों? इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे बाइंग शुरू होने वाली है, स्टॉक को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसर्न्स थे कि ग्लोबल सप्लाई जो है ये टाइट होने वाला है क्योंकि यूएस जो है यहाँ पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है वेनेजुएलन क्रूड पर। वेनेजुएला जो क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, सबको कह रहा है कि कोई भी इनसे क्रूड बाय नहीं करेगा। अब पूरे दुनिया का ऑयल सप्लाई ये है, लेट्स से वेनेजुएला इतना सप्लाई करता है और इतना जो ये पीस है हमने काट के निकाल दिया, तो अब लेट्स से 98% बचा, राइट? तो अब सप्लाई अचानक से 2% घट गया तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा, है ना? तो डिमांड सप्लाई है बेसिक, तो इसी रीज़न से हमें ऑयल में 1% की तेज़ी नज़र आई। तो दोनों बेंचमार्क जो है वो $1 पर बैरल बढ़े हैं। यूएस का जो क्रूड इन्वेंटरी है वो गिरा हुआ था लास्ट वीक क्योंकि रिफाइनर्स क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन को रैंप अप करने की तैयारी कर रहे थे ऑफ कोर्स, लेकिन जो गैसोलीन और डिस्टिलेट स्टॉक पाइल्स हैं वो भी लगातार नीचे जाते हुए हमें नज़र आए। यूएस क्रूड इन्वेंटरी 3.3 मिलियन बैरल्स से गिरा है टू 433 मिलियन बैरल्स इन द वीक। तो जो ट्रेड है वेनेजुएलन ऑयल टू टॉप बायर चाइना स्टॉल्ड ऑन ट्यूसडे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटन टैरिफ्स। तो वेनेजुएला पे क्योंकि ये सैंक्शंस लगाना चाहते हैं तो पूरी दुनिया को ये रोक रहे हैं कि आप वेनेजुएलन ऑयल नहीं बाय करोगे और जिसकी वजह से ऑयल के दाम हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे नीचे ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद क्या होगा? दूसरी कंट्रीज ऑयल की सप्लाई बढ़ा देंगी तो अपने आप ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।